नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100 और मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी त्रिपाठी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में भारी बारिश जानलेवा साबित हो रही है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से 7 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पहाड़ से मलबा सीधे एक घर पर आ गिरा। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। लैंडस्लाइड की एक घटना देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के काठ बंगला इलाके में हुई है। खबर के मुताबिक बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड के चलते पहले पहाड़ का मलबा एक घर पर गिरा, जिसके बाद उस घर का मलबा दूसरे घर पर जा गिरा, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। हादसे की खबर पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से 6 के शव निकाल लिए गए हैं। एक महिला को मलबे से जिंदा निकालने में कामयाबी मिली। बारिश के चलते रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। उत्तराखंड के मसूरी में भी 24 घंटे से हो रही बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देर रात गांधी चौक के पास 56 कोट में लैंडस्लाइड के चलते दर्जन भर से ज्यादा मकान ध्वस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे के वक्त लोग घरों में मौजूद नहीं थे। लैंडस्लाइड की इस घटना के चलते दर्जनों घर मलबे में दब गए, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। इन लोगों का सारा सामान पहाड़ के मलबे में दबा हुआ है, जिससे इन लोगों के सामने खाने पीने की भी समस्या खड़ी हो गई है। मसूरी में हुए लैंडस्लाइड की खबर पाकर लोगों का सारा सामान पहाड़ के मलबे में दबा हुआ है, जिससे इन लोगों के सामने खाने पीने की भी समस्या खड़ी हो गई है। मसूरी में हुए लैंडस्लाइड की खबर पाकर एसडीएम मसूरी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 14 परिवार इस घटना के चलते प्रभावित हुए हैं। पीड़ित परिवारों को उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए बाकी लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जा रहा है। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश ने आपदा के हालात पैदा कर दिए हैं। बारिश के चलते पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ रहा है। इस मलबे के चलते ऋषिकेश चंबा मार्ग बंद हो गया है। पूरे रास्ते पर पानी और मलबा बह रहा है। ऋषिकेश चंबा राजमार्ग पर सैलू पानी आमशेरा के पास पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा आ जाने से 500 से 600 लोग फंस गए हैं। बीआरओ की टीमें रास्ता खोलने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन इसमें काफी वक्त लगने की बात कही जा रही है। बारिश के चलते ऋषिकेश में भी मुसीबत आई है। यहां यमकेश्वर और देहरादून को जोड़ने वाले मार्ग पर लैंडस्लाइड के चलते मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में भी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटना हुई है। यहां के नालू पानी इलाके में नेशनल हाईवे पर पहाड़ का मलबा आ जाने से रास्ता बंद हो गया, जिससे लोगों को कई किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। उत्तराखंड के कोटद्वार में नदी के बीच फंसे चरवाहे को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया है। मालन नदी का जलस्तर बढ़ने से चरवाहा फंस गया था, जिसे रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने जान जोखिम में डालकर बचा लिया। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। रुड़की इलाके के कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से हजारों बीघे में लगी गन्ने की फसल बर्बाद हो गई है। प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में भी मुसीबत खड़ी हो गई है। यूपी के बिजनौर में मालन नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिससे बिजनौर हरिद्वार मार्ग बंद हो गया है। नदी का पानी रास्ते के ऊपर से होकर बह रहा है। बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर बने पुल से 3 से 4 फीट ऊपर मालन नदी का पानी बह रहा है। दर्जन भर गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से आ जा रहे हैं। मालन नदी में आए उफान के चलते नेशनल हाईवे 74 और जसपुर बरेली मार्ग पर भी पानी भर गया है। नदी का पानी दर्जनों गांवों में घुस गया है। हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। इस इलाके के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से यूपी के बहराइच में कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। गिरिजा बैराज पर पानी का दबाव बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन की ओर से बाढ़ की राहत के लिए बनाया गया कंट्रोल रूम पूरी तरह से फेल हो चुका है। बहराइच के कई इलाकों का संपर्क मुख्यालय से कट गया है। बैराज से लगातार छूट रहे पानी से सड़कें लबालब भर चुकी हैं। रास्ते का पता नहीं चल रहा, बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर सफर को मजबूर हैं। नेपाल से आ रहे पानी के चलते बिहार के बगहा में गंडक बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। बैराज से पानी छोड़े जाने के चलते गंडक का जलस्तर बढ़ गया है। नदी की कटान के चलते बगहा वाल्मीकि नगर मार्ग बंद हो गया है, जिससे कई गांव जिला मुख्यालय से कट गए हैं।
बिहार की मधुबनी में भी दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कमला बलान और भूतही बलान नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कमला नदी झंझारपुर में खतरे के निशान से करीब 3 फीट ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी कई गांवों के घरों में भी घुस गया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में हुए लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर आ गिरा है, जिससे कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोगों को ऊंची चढ़ान चढ़ के दूरी तय करनी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां के कोलकाता बाजार एरिया में भीषण आग लग गई। आग पहले एक मकान से भड़की और देखते ही देखते उसने कई और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। मकान लकड़ी के बने होने से आग तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते कोलकाता बाजार एरिया के आधा दर्जन मकान धू धू कर जलने लगे। रिहायशी इलाका होने की वजह से आग फैलते देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। खबर पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। आग कई मकानों को अपनी चपेट में ले चुकी थी। ऐसे में आग पर काबू पाने में फायर फाइटर के पसीने छूट गए। आग के चलते इन घरों में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया। आग भड़की कैसे, फिलहाल इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। दिल्ली में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला। नारायणा इलाके में 2 कारों में टक्कर हो गई। नारायणा फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दरअसल टक्कर के बाद एक कार पलट गई, जिसके चलते उसमें सवार शख्स को चोट लगी। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद एक कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में पतंगबाजी को लेकर 2 दोस्तों के बीच चाकूबाजी हो गई। इस चाकूबाजी में एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्तों के बीच 300 रुपए को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था, जो पहले मारपीट और फिर चाकूबाजी तक पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे पर चाकू से वार किए, जिसमें एक की मौत हो गई। दिल्ली में बीती रात बेखौफ बदमाशों का कहर एक प्रॉपर्टी डीलर पर बरपा। शाहदरा इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब प्रॉपर्टी डीलर अपने दफ्तर के बाहर बैठा था। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया, जबकि लोगों का कहना है कि पास में ही पीसीआर वैन खड़ी थी, लेकिन वारदात के बाद वो मौके पर नहीं पहुंची। प्रॉपर्टी डीलर की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस दफ्तर के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में पुलिस लगी हुई है। मुंबई से सटे ठाणे में घर की सजावट को लेकर मकान मालिक और किराएदार में हंगामा इस कदर बढ़ा कि फायरिंग की नौबत आ गई। मुंब्रा इलाके में हुई इस घटना में एक लड़की समेत 4 लोग घायल हो गए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्षों को शामिल किया गया है। साथ ही 10 प्रवक्ता और 14 सचिव भी बनाए गए हैं। 8 महासचिवों की लिस्ट में हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले जेपी नड्डा, बिहार के राजीव प्रताप रूडी, तेलंगाना के मुरलीधर राव और आंध्र प्रदेश के राम माधव को शामिल किया गया है। इनके अलावा दिल्ली से रामलाल, छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली सरोज पांडे, राजस्थान के भूपेंद्र यादव और यूपी के रमाशंकर कठेरिया को महासचिव बनाया गया है। अमित शाह की टीम में शामिल 11 उपाध्यक्षों में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले बंडारू दत्तात्रेय, कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा, यूपी के मुख्तार अब्बास नकवी और सत्यपाल मलिक के नाम शामिल हैं। इनके अलावा उपाध्यक्षों की लिस्ट में गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला, मध्य प्रदेश के प्रभात झा, झारखंड के रघुवर दास और राजस्थान की किरण माहेश्वरी का नाम शामिल है। बीजेपी के उपाध्यक्षों में महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले विनय सहस्त्रबुद्धे, बिहार की रेणु देवी और यूपी के दिनेश शर्मा भी शामिल हैं। अमित शाह की नई टीम में 10 प्रवक्ता बनाए गए हैं, जिसमें शहनवाज हुसैन, सुधांशु त्रिवेदी, मीनाक्षी लेखी और एमजे अकबर के नाम शामिल हैं। बीजेपी के नए प्रवक्ताओं की टीम में यूपी के विजय सोनकर शास्त्री, तमिलनाडु की ललिता कुमार मंगलम, दिल्ली के नलिन कोहली और ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले संबित पात्रा को जगह मिली है। बीजेपी के प्रवक्ताओं में उत्तराखंड के अनिल बलूनी को भी शामिल किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले जीएसएल नरसिम्हा राव को भी प्रवक्ता बनाया गया है। यूपी के सुल्तानपुर से सांसद वरुण गांधी को अमित शाह ने अपनी टीम में जगह नहीं दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में उन्हें कोई बड़ा पद दिया जा सकता है। वहीं रामेश्वर चौरसिया को भी टीम में शामिल नहीं करना चौंकाने वाला फैसला है। महासचिव, उपाध्यक्ष और प्रवक्ताओं के अलावा 4 संयुक्त संगठन महासचिव बनाए गए हैं। साथ ही 14 सचिवों और 5 मोर्चा अध्यक्षों के नाम का भी ऐलान किया गया।
वहीं बीजेपी सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर पहले की तरह ही युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने रहेंगे। अमित शाह की नई टीम में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष विजया राहतकर होंगी। हरियाणा के कद्दावर नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरियाणा की जींद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी का दामन थामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी तकनीक से बना सबसे बड़ा युद्धपोत आईएनएस कोलकाता देश को समर्पित किया। मुंबई के नेवल बेस पर आईएनएस कोलकाता को पीएम के हाथों से नौसेना को सौंपा गया। इस मौके पर पीएम ने पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। पीएम ने कहा कि इसी तरह से भारत अपनी शक्ति को इतना आगे ले जाना चाहता है कि कोई भारत की ओर आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। एक बार सामर्थ्य की अनुभूति हो, कभी कोई भारत की तरफ आंख ऊंची कर करके देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। पीएम ने नेवल डॉकयार्ड पर आयोजित खास समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस युग में बाहुबल से ही काम नहीं चलता, आज बुद्धिबल का ज्यादा महत्व है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग में बाहुबल के साथ रक्षा के क्षेत्र में बुद्धिबल का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। ये आईएनएस कोलकाता भारत के बुद्धिबल का भी परिचायक है। पीएम ने कहा कि आईएनएस कोलकाता के जरिए हम सारी दुनिया को अपने बुद्धिबल का परिचय करा रहे हैं, भारत की निर्माण क्षमता का परिचय दिला रहे हैं। आईएनएस कोलकाता राष्ट्र को समर्पित करते हैं उसी पल हम विश्व को भारत की इस बुद्धिधन का परिचय भी दिला रहे हैं, भारत की निर्माण क्षमता का भी परिचय दिला रहे हैं। पीएम ने आईएनएस कोलकाता को समुद्री कारोबार के लिए भी कारगर बताया। उन्होंने कहा कि व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री सीमा की रक्षा बेहद जरूरी है। विश्व व्यापार के लिए भी सामुद्रिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण बनी है। ये आईएनएस कोलकाता एक प्रकार से समुद्र में तैरता हुआ कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा आधुनिक से आधुनिक संपुट है। नेवल डॉकयार्ड पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद रहे। साथ ही महाराष्ट्र के गवर्नर के शंकर नारायणन और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान भी इस मौके पर मौजूद थे। इससे पहले रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नेवल बेस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। आईएनएस कोलकाता देश के लिए गर्व है, इससे नौसेना की क्षमता बढ़ेगी। मोदी के पहुंचने के बाद सबसे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आरके धवन का संबोधन हुआ। आरके धवन ने कहा कि हमारी नेवी एक बहुआयामी ताकत है, हम किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह करीब 9:30 बजे मुंबई पहुंचे। नेवल बेस पर सुबह करीब 9:52 पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी धीरे धीरे मुआयना करते हुए आगे बढ़े। आईएनएस कोलकाता देश को सौंपने के बाद पीएम मोदी ने नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट के विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना का शिलान्यास किया। बंदरगाह आधारित ये मल्टी प्रोडक्ट सेज परियोजना 4000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट का ये विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना 277 हेक्टेयर में होगी। इसे 3 साल में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना के विकास से 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सोलापुर जाएंगे, जहां वो 4 लेन पुणे सोलापुर हाईवे का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 765 किलोवाट के पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोलापुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की तारीखों का ऐलान हो गया है। वो 31 अगस्त से 3 सितंबर तक जापान के दौरे पर रहेंगे। यहां वो जापान के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चुनाव आयोग ने पीएम नरेंद्र मोदी और एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। चुनाव आयोग ने बताया कि वडोदरा और मैनपुरी में 13 सितंबर को चुनाव होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 3 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर पहुंची हैं। सुषमा स्वराज के एजेंडे में स्मार्ट सिटी परियोजना को प्राथमिकता दी गई है। सुषमा सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन और विदेश मंत्री के शणमुगम समेत शीर्ष नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं।
दिल्ली की जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के कई वॉलंटियर अपनी ही पार्टी के खिलाफ अनशन पर बैठ गए हैं। इनका आरोप है कि पार्टी अपनी नीतियों से भटक चुकी है और अपनी बात रखने पर उनके नेता उन लोगों को बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता बता रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से नाराज वॉलंटियर्स ने मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल 3 से 4 नेताओं से ही घिरे रहते हैं और अब वो पहले की तरह उन लोगों की बात नहीं सुनते। दिल्ली में आप विधायक राजेश गर्ग और बीजेपी पार्षद शोभा विजेंद्र एक दूसरे से उलझ गए। दरअसल शोभा ने शुक्रवार के दिन धार्मिक कार्यक्रम के लिए सामुदायिक भवन बुक कराया था। इसी दिन आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग ने भी इसे ई रिक्शा चालकों के साथ मीटिंग के लिए बुक करा रखा था। सामुदायिक केंद्र खाली ना होता देख राजेश गर्ग ने नगर निगम के अधिकारी को बंधक बना लिया। बात इतनी बिगड़ गई कि मौके पर भारी संख्या में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से शोभा विजेंद्र को सामुदायिक केंद्र खाली करने के लिए राजी किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर तेलंगाना के करीमनगर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वाईएसआर कांग्रेस के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान पार्टी की एक महिला नेता का गुस्सा सामने आया। महिला नेता इस कदर भड़की कि उन्होंने पार्टी के ही जिला अध्यक्ष की चप्पलों से पिटाई कर दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चप्पल कांड करने वाली ये महिला नेता वाईएसआर कांग्रेस की करीमनगर महिला विंग की अध्यक्ष सुशीला हैं। समारोह में बुलावा नहीं मिलने से वो गुस्से में थीं और उसी का शिकार हो गए पार्टी जिला अध्यक्ष भास्कर रेड्डी। हालांकि अंदर खाने की खबर ये भी है कि जी सुशीला और भास्कर रेड्डी के बीच पुरानी सियासी अदावत है। सुशीला का आरोप है कि रेड्डी अपनी मर्जी से पार्टी को चला रहे हैं और दूसरे कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। इसी से उनका पारा चढ़ा हुआ था और उन्होंने अपनी भड़ास कुछ इस कदर निकाली। मजे की बात यह रही कि सुशीला ने अपना गुस्सा तब उतारना शुरू किया जब स्वतंत्रता दिवस समारोह खत्म हो गया था। बाकायदा झंडारोहण में शामिल होने और तिरंगे को सलामी